Good morning to all. Welcome in पूनम कॉमर्स क्लासेस. स्टूडेंट, हम अपनी पिछली क्लास में फाइनेंशियल अकाउंट का फर्स्ट चैप्टर अकाउंटिंग का मीनिंग और उसका स्कोप कर रहे हैं. इसमें हम अकाउंटिंग का क्या मतलब होता है, अकाउंटिंग के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अकाउंटिंग के क्या क्या फंक्शंस हैं और अकाउंटिंग जो है और बुक कीपिंग में क्या डिफरेंस है ये हम कर चुके हैं. आज की क्लास में हम अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंस है वो करेंगे. यहाँ पर सबसे पहला जो डिफरेंस का बेस है वो है मीनिंग से रिलेटेड है. हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है और अकाउंटेंसी का मीनिंग क्या है. सो स्टूडेंट, अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग और एनालाइजिंग भी इसमें आ जाती है, ऑल ट्रांजैक्शन की. लेकिन अकाउंटेंसी जो है वो एक वाइड स्कोप रखता है. अकाउंटेंसी में सभी उन अकाउंटिंग प्रिंसिपल, रूल्स एंड कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके बिहाफ पर ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग और रिजल्ट को इंटरप्रेट किया जाता है. इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि अकाउंटेंसी ब्रॉड कंसेप्ट है इन कंपैरिजन टू अकाउंटिंग. अकाउंटिंग भी अकाउंटेंसी में शामिल है. मैंने आपको अपनी प्रीवियस क्लास में थोड़ा सा बताया था कि जो अकाउंटेंसी है वो एक सब्जेक्ट है जिसमें अकाउंटिंग किस तरीके से की जाएगी उसके रूल और रेगुलेशन हैं. कुछ ऐसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, कंसेप्ट हैं, रूल हैं जिनके बिहाफ पर अकाउंटिंग की जाती है. यहाँ पर सेकंड जो डिफरेंस है वो स्कोप से रिलेटेड है. As I have already told that accounting has narrow scope. इसका स्कोप जो है वो नैरो है, बट जो अकाउंटेंसी है वो एक ब्रॉड स्कोप या कह सकते हैं वाइड स्कोप रखती है, क्योंकि अकाउंटेंसी में अकाउंटिंग भी शामिल है, बुक कीपिंग भी अकाउंटेंसी में ही आती है. इसके बाद जो थर्ड बेसिस है वो रिलेशन से रिलेटेड है. रिलेशन का मतलब कि क्या अकाउंटिंग का किसी से रिलेशन है, क्या अकाउंटिंग अपने आप में कंप्लीट है या किसी पर डिपेंड है. सो स्टूडेंट, अकाउंटिंग जो है वो अपने आप में कंप्लीट नहीं है. अकाउंटिंग करने के लिए पहले हमें इसका बेस चाहिए और जो बेस है वो कहाँ से मिलेगा, वो बुक कीपिंग से मिलेगा. इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो अकाउंटिंग है वो बुक कीपिंग के ऊपर डिपेंड है. इट्स डिपेंड ऑन बुक कीपिंग. बट अकाउंटेंसी जो है वो किसी पर डिपेंड नहीं है. यहाँ पर अकाउंटेंसी के ही जो रूल है उनके बिहाफ पर ही अकाउंटिंग और बुक कीपिंग की जाती है. अकाउंटेंसी जो है
वो अपने आप में कंप्लीट डिसिपल है। इसके बाद जो लास्ट इसका बेसिस है डिफरेंस का, वो है फंक्शन। अकाउंटिंग क्या काम करती है और अकाउंटेंसी क्या काम करती है। सो स्टूडेंट, अकाउंटिंग से हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे? रिजल्ट्स हमें ट्रेडिंग अकाउंट से मिलेंगे। हमें ग्रोस प्रॉफिट हुआ है या ग्रोस लॉस हो रहा है, हमें ट्रेडिंग अकाउंट से पता चलेगा। हम अपना जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, उससे हमें पता चलेगा कि हमें नेट प्रॉफिट हो रहा है या नेट लॉस हो रहा है। इसके बाद जब बैलेंस शीट बनेगी बिजनेस की, तो उससे बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटस का पता चलेगा। यहाँ पर जो अकाउंटेंसी का जो फंक्शन है, वो है कि मैनेजमेंट को या किसी भी बिजनेस के ओनर को ऐसी इंफॉर्मेशन और रिजल्ट्स मिलते हैं अकाउंटिंग से, जिससे क्या करे, वो डिसीजन मेकिंग कर सके। यहाँ पर ये डिसीजन टेक करने में या मेक करने में हेल्प करती है मैनेजरियल अथॉरिटीज का। सो स्टूडेंट्स, ये सब बेसिस के बिहाफ पर हमने अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंस है वो समझा। अब एक बार इन शॉर्ट में मैं आपको तीनों टर्म्स में बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी में फटाफट जो बेसिक डिफरेंस है वो बता देती हूँ। यहाँ पर पहला जो है बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग वर्सेस अकाउंटेंसी। सो स्टूडेंट, बुक कीपिंग जो है वो प्राइमरी स्टेज है। उसके बाद जहां बुक कीपिंग खत्म होती है, वहां से अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। और बुक कीपिंग और अकाउंटिंग किसके बिहाफ पे होती है? अकाउंटेंसी में जो रूल और रेगुलेशन है उनके बिहाफ पर होती है। यहाँ पर बिना बुक कीपिंग के अकाउंटिंग पॉसिबल नहीं है, और अकाउंटिंग जो है ये बुक कीपिंग अकाउंटेंसी के बिना पॉसिबल नहीं है। अब स्टूडेंट, हमारा ये जो टॉपिक है इनमें डिफरेंस का वो कंप्लीट होता है। अब हम जो इस चैप्टर में नेक्स्ट जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे, और वो जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। टाइप्स या ब्रांचेस भी कह सकते हैं कि अकाउंटिंग कितनी तरीके की होती है, कौन कौन सी इसकी ब्रांचेस है। सो स्टूडेंट, अकाउंटिंग जो है वो अलग अलग तरीके की होती है। सबसे पहला जो इसका टाइप है वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो अभी हम पढ़ रहे हैं। फाइनेंशियल अकाउंट किसी बिजनेस एंटिटी के प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए की जाती है। फाइनेंशियल अकाउंट में ये देखा जाएगा कि जो बिजनेस किया हुआ है वो किस फाइनेंशियल स्टेटस पे है, उसका पता बैलेंस शीट से चलता है। बैलेंस शीट बना के ये देखा जाएगा कि
उस बिजनेस की फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है। सो स्टूडेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शन को, कौन सी ट्रांजैक्शन, ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा, क्लासिफाई किया जाएगा, अलग अलग जगह पे उनको रखा जाएगा। एक जैसी ट्रांजैक्शन, एक पर्सन से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को एक जगह रखा जाएगा, इसे ही क्लासिफिकेशन कहा जाता है। इसके बाद उसे समराइजिंग किया जाएगा, बैलेंसिंग होगी। समराइजिंग में बैलेंसिंग होती है, ये स्टेटमेंट प्रिपेयर होती है और उसके बाद जो है रिजल्ट्स प्राप्त किए जाएंगे। देखा जाएगा कि जो पर्टिकुलर बिजनेस जिसकी अकाउंटिंग हो रही है वो किस स्टेटस पे है, प्रॉफिट अर्न कर रहा है या उसे लॉस हो रहा है। तो फाइनेंशियल अकाउंट में नाम से ही पता चल रहा है, फाइनेंशियल स्टेटस को पता किया जाता है पर्टिकुलर बिजनेस एंटिटी का। इसके बाद जो नेक्स्ट इसकी ब्रांच है वो है कॉस्ट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग नाम में ही इसका मीनिंग छिपा है। कॉस्ट का मतलब उसकी लागत निकालना। तो जितनी भी प्रोडक्शन यूनिट होती है वहां पर कॉस्ट अकाउंटिंग इसलिए की जाती है कि जो उस प्रोडक्शन यूनिट में जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी टोटल कॉस्ट कितनी है। क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट जब सेल किया जाता है मार्केट में तो उसकी प्राइस डिटरमिनेट करनी होती है और प्राइस जो डिटरमिनेशन का काम है वो किसको बेस बना के किया जाता है, कॉस्ट को बेस बना के किया जाता है। तो इस कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या किया जाता है, प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाली जाती है। कॉस्ट अलग अलग तरीके की होती है, जैसे वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। इस तरीके की कॉस्ट को निकाला जाएगा ताकि उस कॉस्ट के बिहाफ पर प्राइस डिटरमिनेट की जाए और कॉस्ट कंट्रोल भी किया जा सके। क्योंकि कॉस्ट अगर किसी प्रोडक्ट की ज्यादा जाएगी तो उसका प्राइस भी ज्यादा रखना होगा। बिकॉज वी नो प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। जाहिर सी बात है, अगर किसी पर्सन ने कोई प्रोडक्शन यूनिट स्टार्ट की है तो किसके लिए की होगी, प्रॉफिट अर्न करने के लिए की होगी। तो यहाँ पर वो जो कीमत आई है, लागत आई है प्रोडक्ट की, उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करेगा और उसके बाद प्राइस निर्धारित करेगा। तो किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस कितनी रखी जाए ये उसकी कॉस्ट पे डिपेंड करता है, इसलिए कॉस्ट अकाउंटिंग की जाती है। अगर किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट ज्यादा आ रही है तो वो ज्यादा क्यों आ रही है और उस कॉस्ट को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, ये सारी इंफॉर्मेशन और डिसीजन टेक के लिए इंफॉर्मेशन हमें कॉस्ट अकाउंटिंग से ही मिलती है। इसके बाद जो थर्ड ब्रांच है वो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजर पर्सन्स को इंफॉर्मेशन देने के लिए की जाती है, क्योंकि मैनेजमेंट को प्लानिंग करनी होती है, पॉलिसी में की जाती है, प्लानिंग में रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं, उन्हें डायरेक्टिंग करनी होती है, निर्देश देने होते हैं, उन्हें कंट्रोलिंग करनी होती है, नियंत्रण करना होता है। इस तरीके से
जो है मैनेजर पर्सन को काफी सारे फंक्शन जो है ऑपरेट करने पड़ते हैं, इसलिए ये जो अकाउंटिंग इसलिए की जाती है ताकि मैनेजमेंट डिसीजन ले सके। जैसे रेशियो एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस में हम ये देखते हैं इसमें बहुत सारे डिफरेंट रेशियो को निकाला जाता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं कि वर्किंग कैपिटल, किसी भी संस्था में वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल होती है जो कैश में उसके पास होनी चाहिए, मतलब इन मनी में जो रूटीन जो वर्क होते हैं उनको कंप्लीट करने में यूज की जाती है। तो यहाँ पर जो करंट रेशियो है वो ये बताता है कि आपको अपनी संस्था में वर्किंग कैपिटल कितनी रखनी है। इसका आइडियल जो रेशियो है वो 2:1 होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको 1 रुपया लायबिलिटी है आपकी पे करना है तो उसके लिए आपके पास 2 रुपए हमेशा अवेलेबल होने चाहिए। ये जो करंट रेशियो है ये करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का जो है प्रोपोर्शन होता है। तो यहाँ पर ये देखा जाएगा कि अगर आपके पास किसी को 1 रुपया पे करने की आपकी लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी है, तो उसके लिए आपके पास करंट एसेट्स कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। अब बात आती है, इसको हम बहुत ही आगे जो है डिटेल में पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लासेस में। यहाँ पर आप ये समझ लो कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजर अथॉरिटीज पर्संस को डिसीजन टेक करने में, डिसीजन लेने में, मेक करने में हेल्प करती है। और भी बहुत सारी टेक्निक है, जैसे फंड फ्लो स्टेटमेंट है, इसमें ये देखा जाएगा कि संस्था के पास कितना फंड आया टोटल और कितना फंड गया, मतलब फंड का इनफ्लो कितना हुआ और फंड का आउटफ्लो कितना हुआ। इसके बाद नेक्स्ट टेक्निक है इसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट में ये देखा जाएगा कि संस्था के पास कितना कैश इनफ्लो हुआ और कितना कैश आउटफ्लो हुआ। सो स्टूडेंट, हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में हेल्प करती है। इसके बाद जो इसकी नेक्स्ट ब्रांच है अकाउंटिंग की वो है टैक्स अकाउंटिंग। इनकम टैक्स लगाने के लिए या इनडायरेक्ट टैक्स जैसे जीएसटी लगाने के लिए टैक्स अकाउंटिंग की जाएगी। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस को इम्पोज करने के लिए ये अकाउंटिंग की जाती है। इस अकाउंटिंग से ये पता चलता है कि किस संस्था के प्रॉफिट पर कितना टैक्स लगाना है। ये जो अकाउंटिंग है ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अपने स्पेसिफिक रूल है जिनके बिहाफ पर ये अकाउंटिंग की जाती है। इसके बाद जो लास्ट वन है वो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। जैसे आपको पता है स्टूडेंट कि कोई भी संस्था अपनी सोसाइटी से दूर नहीं जा सकती, उसकी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। जैसे कस्टमर सेटिस्फेक्शन, क्योंकि कोई भी अगर बिजनेस यूनिट है वो डिपेंड करती है कस्टमर्स पर, और अगर कस्टमर
सेटिस्फाई नहीं हुआ तो उसके प्रोडक्ट की डिमांड गिर जाती है, और अगर प्रोडक्ट की डिमांड गिरी तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सेल कम हो जाएगी, और कम होने के कारण जो माल है वो अनबिका रह जाएगा और स्टॉक में रह जाएगा। स्टॉक में जब माल होगा तो संस्था को अपने प्रोडक्शन में कमी करनी पड़ेगी, और जब प्रोडक्शन में कमी होगी तो उसको अपना जो लेबर है या वर्कर है उनमें भी कमी करनी पड़ेगी। इस तरीके से ये साइकिल सा बन जाएगा और यहाँ पर संस्था के ऊपर बैड इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है बिजनेस यूनिट को कस्टमर को सेटिस्फाई करना और अदर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे भी ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद दूसरा एस्पेक्ट है वो प्रोडक्ट सेफ्टी है। ऐसा कोई प्रोडक्ट ना बनाए बिजनेस यूनिट या प्रोडक्शन यूनिट जो नॉर्मल पब्लिक की लाइफ के लिए हजार्डियस हो या फिर नुकसानदायक हो। ऐसे प्रोडक्ट बनाने चाहिए जो सेफ्टी मेजरमेंट के जितने भी क्राइटेरिया डिसाइड किए हैं गवर्नमेंट ने उनको कंप्लाई करे। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमने जितने भी अकाउंटिंग की ब्रांचेस थी उनको कंप्लीट कर लिया है। हम जल्दी से इसका ओवरव्यू लेंगे। सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें ये निकाला जाएगा कि वो कंसर्न बिजनेस यूनिट प्रॉफिट पे है या लॉस पे है, उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है। सेकेंड अकाउंटिंग में कॉस्ट डिटरमिनेट की जाएगी, डिफरेंट कॉस्ट को, जैसे वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट को एनालाइज किया जाएगा। इसके बाद जो थर्ड अकाउंटिंग है ये मैनेजर डिसीजन लेने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें अलग अलग टेक्निक का यूज करके ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है कि उन्हें क्या डिसीजन लेना है। आगे जो अकाउंटिंग का टाइप वो टैक्स अकाउंटिंग है। टैक्स इम्पोज करने के लिए जो अकाउंटिंग की जाएगी, कैलकुलेट करने के लिए जो अकाउंटिंग की जाएगी उसे टैक्स अकाउंटिंग कहते हैं। और लास्ट वन जो है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है, क्योंकि कोई भी संस्था बिना सोसाइटी के सरवाइव नहीं कर सकती। एट द एंड नॉर्मल जो पब्लिक है उसी पे वो डिपेंड करती है। डिमांड जो है बहुत ही जरूरी है किसी भी बिजनेस यूनिट के लिए। बिना डिमांड के बिजनेस यूनिट सक्सेस नहीं हो सकती है, ग्रोथ नहीं कर सकती है। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक। We will meet very soon in our next class with new topic. तब तक के लिए